भारतीय संविधान में, उसमें टोटल जो हमारा 12 से लेकर के कहाँ तक आर्टिकल है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 12 से 35 तक। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारा मौलिक भारतीय संविधान में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 2 अधिकारों के बारे में बात किया गया है, 2 तरह के राइट्स के बारे में बात किया गया है। एक राइट्स भाग 3 में दिया गया है जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, दूसरा राइट्स जो है वो भाग 4 में दिया गया है जिसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। सो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह भी एक तरह का राइट्स के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, बस ये है कि ये जो राइट्स हैं, ये जो अधिकार हैं, अभी मिले नहीं हैं। ये अधिकार कंट्री को, देश को एक डायरेक्शन, एक निर्देश है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। सो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो दोनों अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार जो है वो ज्यादातर हमारे राजनीतिक अधिकार हैं। कैसे अधिकार हैं? राजनीतिक अधिकार हैं। और यहां पर भाग 4 जो अधिकारों के बारे में बात करता है वो मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में बात करता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में बात करता है। ये 2 तरह के अधिकारों को यहां पर जो है अलग अलग भाग में दिया गया है। ठीक है, भाग 3 में ऐसे अधिकार है। अब आपको यह भी पता है कि भाग 3 जो है वो कानूनी रूप से लागू है, लेकिन भाग 4 कानूनी रूप से लागू नहीं है ना। इसका कारण ये है कि इसमें जो अधिकार है वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार, ऐसे अधिकारों के बारे में बात किया जा रहा है जो शायद अभी देश देने के सक्षम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा उस तरह से उसको वो अधिकार देने हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये भी बात है कि अगर कोई ऐसा अधिकार है जो अधिकार बिल्कुल बिल्कुल जरूरत की, मतलब कह सकते हैं कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो इंसानी मानव एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे अधिकारों के बारे में हमारा मौलिक अधिकार कहता है। अगर आप दुनिया में अधिकारों को अगर हम देखें कि कितने तरह के अधिकार होते हैं, तो 3 जनरेशन के अधिकार हैं, 3 पीढ़ियों के अधिकारों के बारे में बात किया जाता है। पहली पीढ़ी के जो अधिकार हैं वो राजनीतिक अधिकार या मानव अधिकार के बारे में बात करते हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार जिससे काफी मिलता जुलता है। पूरी दुनिया में जो है अगर आप बात करोगे मानव अधिकारों की तो 3 पीढ़ियां हैं उसमें। पहली पीढ़ी जो है वो राजनीतिक अधिकारों के बारे में बात करता है, दूसरी पीढ़ी के अधिकार जो है वो सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बारे में बात करता है, तीसरी पीढ़ी के जो अधिकार हैं वो सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बात करता है, सोच के अधिकार के बारे में बात करता है, तरीके के अधिकार के बारे में बात करता है। जैसे समलैंगिक संबंध। समलैंगिक संबंध जो है एक तरह से तीसरी श्रेणी या तीसरी पीढ़ी के अधिकार के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के स्वभाव का अधिकार। तो हमारे संविधान में तीसरी पीढ़ी के अधिकार जो है वो हमारे संविधान में ऐसे दिए नहीं गए हैं, मुख्य रूप से हमारी पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को यहाँ पे डाला गया। तो हमें यहाँ पे आपको पता है कि जैसे मौलिक अधिकार में पहले जो है हमारे पास कितने अधिकार थे? मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? 6 अधिकार हैं। पहला जो अधिकार है वो किस चीज का अधिकार है? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक अधिकार। और पांचवा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, है ना। यहां पर सांस्कृतिक किस तरह के लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बात किया गया? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बात किया गया। अल्पसंख्यक, भारत के संविधान के अनुसार 2 तरह के अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है। पहला ऐसे अल्पसंख्यक जो भाषा के दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक हो, और दूसरा कल्चर, संस्कृति दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक हो। कल्चर का मतलब मुख्य रूप से धर्म से है कि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक, और दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक। तो इन लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के बारे में बात किया गया। छठा क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। 1978 तक हमारे संविधान में एक और अधिकार मौलिक अधिकार में था, और वो क्या था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन 76वें संविधानिक संशोधन से 1978 में इसको हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है
संपत्ति का अधिकार। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे पास जितने भी अधिकार हैं हमारे संविधान में, क्या हमारा अधिकार, इस देश के लोगों का जो अधिकार है उसका स्रोत क्या सिर्फ संविधान है? संविधान के अलावा भी बहुत सारे अधिनियम है, नियम है, जिसमें लोगों के अधिकारों के बारे में बात की गई है। बहुत तरह के लोगों के अधिकार हैं। मान लो कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और उसकी दुर्घटना हो जाए, तो उसके कुछ अधिकार हैं। बहुत बार आप सुनते हो ट्रेन दुर्घटना हो गई, कई लोगों की जान चली गई, क्या जो ट्रेन के यात्री थे उनका कोई अधिकार नहीं है? तो बहुत तरह के अधिकार होते हैं। सारे अधिकार कहीं ना कहीं किसी न किसी नियम अधिनियम में लिखे हुए हैं ना। हम उन सारे अधिकारों की में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार हैं जो किसी अधिनियम से मिलते हैं, उन अधिकारों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होता है। मेन हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो संवैधानिक अधिकारों के बारे में। संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो भी दो तरह के अधिकार हैं। एक ऐसा अधिकार जो भाग 3 में दिया गया है और एक ऐसा अधिकार जो भाग 3 के अलावा कहीं दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, वह भी एक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वह भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो जितने भी हमारे अधिकार हैं वो भाग 3 में जो अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हैं, और भाग 3 के अलावा भी जो अधिकार हैं, कई सारे अधिकार हैं, उसको हम अन्य संवैधानिक अधिकार कहते हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। जैसे कि इस देश में किसी भी राज्य का निवासी जो है किसी दूसरे राज्य में जाकर के काम कर सकता है। मान लो कोई राज्य है और उस राज्य में दो तरह के लोग रह रहे हैं, एक वहां के राज्य के मूल निवासी और दूसरे राज्य के निवासी। तो उस राज्य की जो सरकार है वो दोनों को एक जैसा ट्रीट करेगी। ऐसा नहीं कि जो उस राज्य के निवासी हैं उन पे कम टैक्स लगेगा और जो दूसरे राज्य के निवासी हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। यह भी एक हमारा संवैधानिक अधिकार है जो इस भाग में नहीं दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से जो है मौलिक अधिकार। अब है सवाल कि अंतर क्या है दोनों में। एक अधिकार जो हमारे भाग 3 में दिया गया और एक अधिकार जो भाग 3 में नहीं किसी अन्य जगह पे दिया गया, दोनों में क्या अंतर है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों अधिकार के का महत्व है, पर इस अधिकार में जो छठा अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये दोनों को अंतर कर देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार कहता है कि इन अधिकारों को लागू कराने के लिए, इन अधिकारों को पाने के लिए एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि उस व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाए। कौन सा अधिकार? इस भाग में दिए हुए अधिकार। अगर कोई अधिकार इस भाग के अलावा है, अगर भाग 4 में है, तो उस अधिकार को पाने के लिए वह व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि भाग 4 कानूनी रूप से लागू ही नहीं है। भाग 4 के अलावा किसी अन्य जगहों पर जो अधिकार दिए गए हैं उसको लागू कराने के लिए एक व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, लेकिन जब वह व्यक्ति भाग 4 के अलावा अधिकारों के लिए कोर्ट जाएगा तब वह इस अनुच्छेद का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 32 सिर्फ संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में, लोगों के अधिकार के बारे में न बात करके यह भी बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियां होंगी, जिस शक्तियों को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को दिलवा सकता। और उसमें जो है हम लोग 5 तरह के रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिट्स एक ऐसी शक्ति होती है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को दिलाने में इस्तेमाल कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 जो है वह सिर्फ किस पर अप्लाई होता है? मौलिक अधिकार पे। कोई अन्य अधिकार पे, अगर मान लो कोई अन्य अधिकार है जो किसी व्यक्ति को नहीं मिला, तो फिर उस व्यक्ति के पास क्या रास्ता है? उस व्यक्ति के पास रास्ता क्या होता है? हाई कोर्ट जाने का। उच्च न्यायालय जा सकता है वह व्यक्ति, लेकिन उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। भाग 3 के जो अधिकार हैं इसके नहीं मिलने पर भी कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उस केस में उच्च न्यायालय का यह मुख्य कर्तव्य उच्च न्यायालय की इच्छा पर है कि वह उस व्यक्ति को यह अधिकार दिला सकता है या नहीं। उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को रिफ्यूज कर सकता है। उच्च न्यायालय को के पास एक अनुच्छेद है 226। अनुच्छेद 226 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के पास अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है अपने अधिकारों को लेकर के, ऐसे अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं या फिर कोई अन्य अधिकार, तो उच्च न्यायालय भी उन 5 शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है जो उच्चतम न्यायालय के पास है, लेकिन उच्च न्यायालय उन शक्तियों का इस्तेमाल करने, उस व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए बाध्य नहीं है, पर उच्चतम न्यायालय है। ये अंतर है इस अनुच्छेद के वजह से। तो अनुच्छेद 32 जो है वो करना ही करना है, उच्चतम न्यायालय का कर्तव्य है, लेकिन अनुच्छेद 226 जो है ये उच्च न्यायालय का कर्तव्य, उच्च न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं। उच्च न्यायालय चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता।
तो हम लोग क्या करना है कि 12 से लेकर के 35 तक सारे अनुच्छेद को पढ़ेंगे, क्या क्या उसके बारे में बात किया गया है उसके बारे में देखेंगे। समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर के कहाँ तक है, 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24। धार्मिक अधिकारों के अगर बारे में बात करें तो 25 से लेकर के 28 तक। शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बात करें तो 29 और 30, और संवैधानिक उपचार के बारे में बात करें तो 32, है ना। तो अगर एक व्यक्ति अगर अपने स्वतंत्रता के अधिकार का पूर्ण इस्तेमाल करे, अगर कोई व्यक्ति है जो अपने स्वतंत्रता के अधिकार का पूर्ण इस्तेमाल करता है, इससे किसी अन्य व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो सकता है ना। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम किया गया है, ठीक है। सो एक व्यक्ति की अधिकार और पूरे समाज के अधिकार। नकारात्मक अधिकार जो है वो राज्य को कार्यवाही से रोकता है, खास करके मनमानी कार्यवाही से, है ना। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राज्य की जो नकारात्मक कार्यवाही है, नकारात्मक कार्यवाही का मतलब ऐसे कार्यवाही, ऐसे कार्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर हनन हो। नकारात्मक कार्य का मतलब क्या, ऐसे कार्य जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा हो। तो राज्य के नकारात्मक कार्य को रोकता है, ठीक है। सो राज्य को कुछ करने से रोक रहा है, क्या करने से रोक रहा है, अधिकारों का हनन करने से रोक रहा है। सो नकारात्मक अधिकार का मतलब है जो किसी को रोके, आपको कुछ नहीं दे रहा, वो किसी को रोक रहा है कि इस पर शक्ति प्रयोग नहीं करना है, किसी व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर लेना है, अरेस्ट नहीं कर लेना है। तो वो क्या कर रहा है, राज्य को रोक रहा है, ठीक है। अब यहां पर कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जैसे राज्य के कार्य, कैसे कार्यों को रोक रहा है, जो नकारात्मक कार्य हैं। किस दृष्टिकोण से, मौलिक अधिकार के दृष्टिकोण से। राज्य के कार्य, तो राज्य के जो कार्य होते हैं वो मुख्य रूप से यहां पर जो राज्य के कार्य की बात की गई है वो दो तरह के कार्य के बारे में बात की गई है। एक विधायिका के कार्य और दूसरा कार्यपालिका के कार्य। जो देश है वो दो तरह का कार्य करता है, हाँ, न्यायिक कार्य भी है, लेकिन भाग 3 जो है वो न्यायालय के कार्यों को नहीं रोकता। अगर हम खास करके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य हैं उसमें बाधा नहीं डालता ये। मुख्य रूप से किसमें बाधा डालता है, किसको रोकता है, विधायिकी और कार्यपालिका के कार्य। ऐसे विधायिका के कार्य, ऐसे अधिनियम जो मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हों, ऐसे कार्य को रोकता है, ऐसे कार्य को करने से रोकता है। अब यह है कि क्या सारे जो नकारात्मक हमारे मुख्य रूप से जो है हमारा भाग 3 के अधिकार कैसे हैं, नकारात्मक हैं। जैसे कि मान लो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मान लीजिए कि अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य जो है वो किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो क्या कह रहा है, राज्य को क्या कह रहा है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी विधेयिका नहीं बना सकते, आप ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर सकते, कार्यपालिका का काम नहीं कर सकते जो लोगों में भेदभाव करे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। मतलब कि अनुच्छेद 14 जो है वो किस तरह का एक राइट है, नेगेटिव राइट, नकारात्मक अधिकार है जो राज्य को रोक रहा है। कुछ हमारे मौलिक अधिकार सकारात्मक भी हैं, हालांकि ज्यादातर अधिकार कैसे हैं, मौलिक, नकारात्मक। सकारात्मक अधिकार में जैसे कि अनुच्छेद 21(1) शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है वो राज्य को एक कार्य करने को कह रहा है। शिक्षा का अधिकार क्या कहता है कि देश को हर बच्चे जिसकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल तक है उसको फ्री में मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी है। तो ये राज्य को शिक्षा देने के लिए कह रहा है, ये राज्य को कह रहा है कि आप ये काम करिए, क्या करिए, शिक्षा दीजिए।
आप स्कूल बनाइए और 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दीजिए। ये राज्य को कोई कार्य करने से रोक नहीं रहा, तो ऐसे अधिकार जो है सकारात्मक अधिकार कहते हैं। अगर भाग 3 की बात करें तो ज्यादातर जो अधिकार हैं वो कैसे हैं, नकारात्मक से प्रकृति के हैं, और कुछ अधिकार सकारात्मक प्रकृति के भी हैं। अगर यही भाग 4 के अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो भाग 4 का जो ज्यादातर अधिकार है वो सकारात्मक अधिकार है और कुछ नकारात्मक अधिकार। अब जितने भी अधिकार नकारात्मक होते हैं जो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, इसमें कुछ ऐसे नकारात्मक अधिकार भी हैं जो राज्य के कार्यवाही के साथ साथ एक व्यक्ति के कार्यवाही को भी रोकता है। मौलिक अधिकार क्या कह रहा है, राज्य को कह रहा है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कर सकता है। ऐसे अधिकारों को हम कहेंगे कि यह अधिकार राज्य के कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है। राज्य ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपके अधिकार का हनन कर सकता है? कर सकता है ना। मान लो पुलिस ने नहीं, पुलिस एक राज्य का हिस्सा है ना, पुलिस ने नहीं, मान लो किसी दूसरे व्यक्ति ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया, तो क्या तुम्हारे अधिकार वहां पे काम नहीं आएंगे? मौलिक अधिकार फिर भी है। तो मौलिक अधिकार में से जो ज्यादातर नकारात्मक अधिकार हैं वो राज्य के कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है। कुछ नकारात्मक मौलिक अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति के कार्यवाही के विरुद्ध भी मौजूद है, जैसे कि ठीक है, तो संसद जो है इसको हटा सकता है, लेकिन मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो सवाल आता है मूल ढांचा क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे जो है और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग बस इतना जान सकते हैं कि मूल ढांचा संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान का बिल्कुल फाउंडेशन है, जो हमारे संविधान के बिल्कुल फाउंडेशन है ना। तो जैसे कि अगर मौलिक अधिकारों के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारे देश का जो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्षता है, वह हमारे मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि धार्मिक अधिकार यहाँ पे खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, अनुच्छेदों को बदला जा सकता है, उसके शब्दों को बदला जा सकता है, लेकिन जो भी मतलब होना चाहिए वह मतलब ऐसा हो जो भारत में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता, समानता का अधिकार, इन सब चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता। सो मूल ढांचा को बिना बदले ही संसद किसी तरह का संशोधन कर सकती है। अनुसूची 9 जो है उसमें ऐसे कानूनों को रखा जाता है जो कानून अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर भी रहे हो तो भी वह कानून जो है वो वैलिड है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो हमारे राज्य के जो कर्तव्य हैं, जैसे कि लोगों के बीच में समानता लाना, खास करके आर्थिक समानता लाना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के कई सारे अधिकार को छीने जा सकते हैं। जैसे कि मान लो भूमि सुधार जो भारत में था उसके 2-3 प्रमुख जो आधार थे, उसमें से पहला आधार क्या था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है उनसे भूमि ले करके उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना जिनके पास भूमि कम है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज के समय पे जो जमींदारी व्यवस्था थी उसने क्या की कि जितने भी भूमि है, लैंड थे, उसका मालिक, उसका स्वामित्व किसको दे दिया था? जमींदार को दे दिया था। मतलब उस पूरे क्षेत्र के जो लोग जो उस पर कृषि कर रहे हैं उनका अधिकार नहीं है भूमि पे, अधिकार किसका है? जमींदारों का। तो इसकी वजह से भारत की जो हमारी ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही बदली हुई थी, उसका ढांचा बहुत ही अलग था। तो आज़ादी के बाद ये बहुत ज़रूरी हुआ कि जिन लोगों के पास बहुत ज़मीन है उनको उनकी ज़मीन ले करके ऐसे लोगों को दी जाए जो एक्चुअल में किसान थे, जो खेती कर रहे थे। तो इन कानूनों को लागू करना, इन कानूनों को बनाने से कई सारे अधिकार जो हैं वो उल्लंघित हो रहे थे, वो अधिकार हट रहे थे। तो ऐसे कानून के लिए हमारा अनुसूची 9 रखा गया है।